मैं डॉक्टर जेड अली, फार्मर प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अपने सुनने वालों के लिए आदाब अर्ज पेश करता हूँ। मैं इस वीडियो में मोटापे के उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला, भोजन से मोटापे का उपचार। सामान्य मनुष्य जो बैठकर काम करता है उसके लिए प्रतिदिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट 375 ग्राम, फैट 75 ग्राम, प्रोटीन 50 ग्राम और मिनरल और विटामिन जैसा अप्रूव्ड मात्रा है उस हिसाब से उसको मिलता है। 375 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो बॉडी में जाकर वह इसका 20% यानी 90 ग्राम ग्लूकोज में बदलता है और बाकी 285 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फैट में बदलकर फैट टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। 50 ग्राम प्रोटीन जब बॉडी में इंटर करता है तो 50 ग्राम प्रोटीन से लीवर में 40 ग्राम ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन के टूटने से शरीर में यानी लीवर में ग्लूकोज बनेगा, मगर यह ग्लूकोज फैट में नहीं परिवर्तित होगा। इस तरह के खाने से 100 कार्बोहाइड्रेट से 90 ग्राम और प्रोटीन से 40 ग्राम यानी कुल 130 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में बनता है और बाकी जो कैलोरी है वो फैट के रूप में फैट टिश्यू में इकट्ठा होता है। मस्तिष्क अपने एनर्जी की आवश्यकता को सिर्फ ग्लूकोज से पूरा करता है और वह फैट का इस्तेमाल एनर्जी के लिए नहीं कर सकता है और मस्तिष्क द्वारा प्रतिदिन 120 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत होती है अपनी ऊर्जा के लिए। तो इस तरह से अगर और फैट मस्तिष्क के अलावा बाकी शरीर के बाकी अंग फैट से ऊर्जा ज़्यादातर फैट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरह अगर मोटापे को कम करने के लिए इस संतुलित डाइट को कम किया जाए, कम खाया जाए तो फैट तो कम होगा लेकिन उसके साथ साथ ग्लूकोज भी कम हो जाएगा। बॉडी में ग्लूकोज की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से नीचे चला जाएगा जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और इससे मस्तिष्क अपने एनर्जी की पूरी आवश्यकता मस्तिष्क के एनर्जी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी और मस्तिष्क के क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा जिससे मनुष्य मूर्छा महसूस करेगा और उसकी वो मानसिक और शारीरिक काम कम कर पाएगा। यह व्यवहारिक नहीं है। इसलिए मोटापे को संतुलित डाइट को कम करके कम नहीं करना चाहिए। एक दूसरा तरीका यह है कि ऐसा खाना खाया जाए जिसमें 150 ग्राम प्रोटीन लिया जाए और कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत कम लिया जाए तो 150 ग्राम प्रोटीन से 130 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा जो बॉडी के लिए सफिशिएंट है और जो मस्तिष्क के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। इससे मस्तिष्क की क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी अंगों को जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो बॉडी में पहले ही से मौजूद फैट के इस्तेमाल से मिल जाएगा। इस तरह से इसको प्रोटीन रिच लो कैलोरी डाइट बोलते हैं और इसको खाने से मस्तिष्क की क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन बॉडी में मौजूद फैट प्रतिदिन कम होता जाएगा और उसी हिसाब से वेट घटता जाएगा। जब ये प्रोटीन रिच लो कैलोरी डाइट तब तक खाना चाहिए जब तक कि वज़न सामान्य न हो जाए। जैसे ही वज़न सामान्य हो जाता है उसके बाद वज़न के हिसाब से जो पहले खाना खाते थे वही खाना वज़न के हिसाब से वज़न में कमी के हिसाब से कम कर देना चाहिए। इससे उसका वज़न उसी पर स्थिर हो जाएगा। अगर इस दौरान वॉक करते हैं, टहलते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है जो फैट से आती है। तो टहलने अगर इसके साथ टहलना भी करते रहें तो वज़न घटने की दर ज़्यादा होगी और जल्दी जो है मनुष्य सामान्य वज़न में आ जाएगा, यानी BMI उसका 25 के बराबर आ जाएगा। जब BMI 25 के बराबर आ जाए
तो उसके बाद अगर डायबिटीज़ टाइप 2 है, डायबिटीज़ टाइप 2 की दवा प्रोटीन रिच डाइट खाने के दौरान और उसके बाद भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट खाने में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर फास्टिंग के बराबर ही रहता है, बढ़ने नहीं पाता है। और जब वज़न स्थिर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तो डायबिटीज़ टाइप 2 अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इसके लिए मैंने प्रोटीन रिच लो कैलोरी डाइट के लिए शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन के लिए मैंने रेसिपी बनाया है, जो आगे मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाश्ता दोनों के लिए समान होगा, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। नाश्ते के लिए जो प्रोटीन का सोर्स है वो एग वाइट है। इस नाश्ता को तैयार करने के लिए 4 अंडे का सफ़ेदी एक कटोरे में इकट्ठा कर लें, इसमें 10 ग्राम फाइबर डालना और 100 ग्राम उबला हुआ पालक पीस कर डाल दें, और इसमें नमक और मिर्च स्वादानुसार डाल के इसको 5 ग्राम तेल के साथ तवे पर नॉन स्टिकर पैन पर फ्राई करना है और आमलेट बन जाएगा। इसको 1 कप चाय के साथ पी लें। शाकाहारी भोजन के लिए, चाहे वो दोपहर का हो, लंच हो या डिनर हो, तो 2 तरह का भोजन बना सकते हैं। पहले में प्रोटीन का सोर्स न्यूट्रिनागेट यानी फैट फ्री सोयाबीन होगा, और दूसरे में फैट फ्री पनीर होगा। पहले भोजन में जिसमें प्रोटीन का सोर्स न्यूट्रिनागेट होगा, जो फैट फ्री सोयाबीन से बनता है, तो इसमें पहले चावल बना लें। चावल के लिए 20 ग्राम चावल में 10 ग्राम फाइबर डालकर इसको पका लें। उसके बाद न्यूट्रिनागेट की सब्ज़ी बनाने के लिए 90 ग्राम न्यूट्रिनागेट लें, उसमें 200 ग्राम उबला हुआ पालक पीस के डाल दें, और इसमें नमक मिर्च स्वादानुसार डाल के 5 ग्राम तेल के साथ फ्राई कर लें और उसके बाद पका लें, और फिर चावल और न्यूट्रिनागेट की सब्ज़ी खा लें। दूसरा भोजन जो रात के समय लिया जा सकता है, उसमें प्रोटीन का सोर्स पनीर है, फैट फ्री पनीर। तो इसमें पहले रोटी बना लें। रोटी बनाने के लिए 20 ग्राम आटे में, गेहूं के आटे में 10 ग्राम फाइबर, इसबगोल की भी उसी से मिल सकता है, और 100 ग्राम उबला हुआ पालक पीस कर डाल दें, और इसको गूँथ लें और इससे रोटी बना लें। उसके बाद 225 ग्राम पनीर लें, उसमें 100 ग्राम उबला हुआ पालक पीस के डाल दें, और उसमें नमक के स्वादानुसार डाल के इसको 5 ग्राम तेल में फ्राई करके पका लें, और रोटी इस पालक पनीर सब्जी के साथ खा लें। मांसाहारी भोजन में नाश्ता तो वही रहेगा आमलेट का, लेकिन दोपहर का लंच के भोजन में एक में प्रोटीन का सोर्स चिकन होगा, और दूसरे में प्रोटीन का सोर्स फैट फ्री मछली होगा। तो फैट फ्री चिकन फैट फ्री लें। इसमें पहले पहले चावल को या रोटी अगर बनानी है तो 20 ग्राम गेहूं के आटे में 10 ग्राम फाइबर मिला लें, और 100 ग्राम उबला हुआ पालक पीस के डाल दें, तो ये पालक पराठा टाइप का हो जाएगा। और उसके बाद फैट फ्री चिकन 225 ग्राम ले लें, और इसमें 100 ग्राम उबला हुआ पालक पीस के डाल दें, इसमें स्वादानुसार नमक मिर्च मिला के इसको 5 ग्राम तेल में फ्राई कर लें, और उसके बाद पका लें, और इसको रोटी के साथ रोटी और पालक पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। तो इस तरह से। और दूसरा जो भोजन है मांसाहारियों के लिए, वो मछली से है। उसमें पहले चावल में 10 ग्राम फाइबर डालकर पका लें। उसके बाद 325 ग्राम साबुत मछली लें, और उसका सब फैट वगैरह निकाल लें, और उसमें
200 ग्राम उबाल के पिसा हुआ पालक डालना और इसमें नमक मिर्च स्वादानुसार डाल के इसको 5 ग्राम तेल में फ्राई कर लें और उसके बाद पका लें और इसको चावल के साथ, मछली को चावल के साथ खा लें। अगर कैलकुलेशन किया जाए, गणना किया जाए, तो जो शाकाहारी भोजन में नाश्ता 1 कप चाय के साथ और दोपहर का शाकाहारी भोजन, रात का शाकाहारी भोजन, तीनों को मिलाया जाए तो लगभग 1100-1200 कैलोरी मिलेगा। 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 1200 कैलोरी मिलेगा और बाकी फैट बहुत कम रहेगा और विटामिन मिनरल उपयुक्त रहेगा, जितना चाहिए उतना रहेगा अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इससे जो है लगभग 1100 कैलोरी 1200 कैलोरी मिलेगा। इसी तरह से मांसाहारी भोजन में भी नाश्ते और चाय को मिला के, दोपहर का खाना रात का खाना मिला के टोटल 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 1200 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी और थोड़ा सा फैट मिलेगा और विटामिन मिनरल उपयुक्त मात्रा में मिलेगा। तो दोनों ही तरह के खानों में ये प्रोटीन रिच डाइट हो जाता है, जिसमें 1100-1200 कैलोरी मिलेगा तो 2300 कैलोरी चाहिए एक 75 ग्राम मनुष्य के लिए जो बैठ के काम करता है, तो करीब 1200 कैलोरी की कमी होगी। 1200 कैलोरी की कमी से उसका जो ये बॉडी में 1200 कैलोरी की कमी बॉडी में पहले से इकट्ठा फैट के जलने से प्राप्त होगा और इसके लिए तकरीबन 150 ग्राम फैट जलेगा। इस तरह से बॉडी में प्रतिदिन 150 ग्राम फैट की कमी होगी, यानी 150 ग्राम बॉडी का वेट लॉस होगा प्रतिदिन। इस तरह से एक महीने में 4.5 यानी 4.5 किलोग्राम बॉडी का वज़न कम होगा और प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होगा। अगर इसको वॉक भी शामिल कर दिया जाए, टहलना भी शामिल कर दिया जाए, तो उसमें उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो इसमें और ज़्यादा वेट लॉस होगा, यानी जल्दी वेट सामान्य हो जाएगा, BMI सामान्य हो जाएगा। दूसरा उपचार है शारीरिक श्रम में वृद्धि। शारीरिक श्रम यानी अगर 30 से 40 मिनट रोज़ाना वॉक किया जाए, टहला जाए, तो इसमें अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है और इसमें वज़न का जो फैट का और शारीरिक वज़न का रेट है वो बढ़ जाता है। यह शारीरिक श्रम सभी तरह के वज़न कम करने के उपायों के साथ जुड़ा होना चाहिए। इससे वज़न एक बार सामान्य हो जाता है तो उसको स्थिर करने में भी फ़ायदा देता है। वज़न सामान्य होने के बाद भी वॉक करना चाहिए और डायबिटीज़ को रोकने में भी मदद करता है। शारीरिक श्रम करने से दूसरा उपचार है शारीरिक श्रम में वृद्धि। शारीरिक श्रम यानी अगर 30 से 40 मिनट रोज़ाना वॉक किया जाए, टहला जाए, तो इसमें अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है और इसमें वज़न का जो फैट का और शारीरिक वज़न का रेट है वो बढ़ जाता है। यह शारीरिक श्रम सभी तरह के वज़न कम करने के उपायों के साथ जुड़ा होना चाहिए। इससे वज़न एक बार सामान्य हो जाता है तो उसको स्थिर करने में भी फ़ायदा देता है। वज़न सामान्य होने के बाद भी वॉक करना चाहिए और डायबिटीज़ को रोकने में भी मदद करता है। तीसरा उपाय है दवा से। मौजूदा समय में सिबुट्रीन और ओलिस्टेट दवाइयाँ वज़न कम करने के लिए लंबे समय तक लिए जा सकते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ तभी लेनी चाहिए जब वज़न कम करने के दूसरे उपाय जैसे डाइटरी प्रकाशन और शारीरिक श्रम से वज़न नहीं कम हो पा रहा है, तभी इन दवाइयों को लेना चाहिए। ये दवाइयाँ तभी लेनी चाहिए जब वज़न इतना बढ़ जाए कि उससे बीमारी का खतरा पैदा होने लगे, और इसको सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं लेना चाहिए। ये दवाइयाँ सब पे कामयाब नहीं होती हैं। और चौथा उपाय है वो बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी में ऑपरेशन करके अमाशय यानी स्टमक में दो भाग कर दिए जाते हैं। भोजन सिर्फ एक ही भाग में पहुंचता है, इसलिए भोजन के लिए उपलब्ध
जगह जो स्टमक में होता है वो कम हो जाता है, तो इसे कम ही खाने पर पेट भर जाता है और ये कैलोरी की कमी होने लगती है बॉडी में। 4 से 5 साल में वज़न सामान्य हो जाता है। ये तभी करना चाहिए जब वज़न कम करने के दूसरे उपाय से कामयाब नहीं हो रहे हैं और बीएमआई यानी मोटापा बहुत ज़्यादा है, बीएमआई 40 से ऊपर है, तभी करना चाहिए। कम मोटापा के लिए सर्जरी नहीं करानी चाहिए, बेरियाट्रिक सर्जरी। और दूसरा 4 से 5 साल में बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वज़न सामान्य हो जाता है और इसके साथ साथ अगर डायबिटीज़ है तो उसका इलाज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज हो जाता है इससे, और जो प्रजनन क्षमता है वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो हाँ, हाथ बंद कर दो।